हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये 12th क्लास की चैप्टर है जिसमें बताएंगे अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण क्या होता है यानी म्यूचुअल इंडक्शन क्या होती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक किस तरीके का है तो सबसे पहले बता दूं कि यहां पर जो म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ने वाले हैं, जो अन्योन्य प्रेरण पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ये टॉपिक से रिलेटेड आपको बताया गया था सेल्फ इंडक्शन पीछे क्लास में। यानी सेल्फ इंडक्शन मतलब स्व प्रेरण, जिसमें बताया गया था कि एक कुंडली लेते हैं और उस कुंडली में क्या करते हैं, परिवर्तन कर रही धारा को, यानी जो धारा बदल रही है उसको प्रवाहित करते हैं किसी एक कुंडली में। तो उसमें क्या होती है, विद्युत धारा को बदलने से विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन आता है और उसके छोरों के बीच एक नया विभवांतर या तो विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। वो विद्युत वाहक बल की ऐसी नेचर होती है जो उस कारण का विरोध करती है जिससे वो क्रिएट हो रही है। धारा को बढ़ाते हैं तो घटाने का प्रयास वो करेगा और घटने लगेगी विद्युत धारा तो बढ़ाने का प्रयास करेगा। लेकिन यहां पर कुछ खास उसी तरीके का नजारा देखने को मिलता है, वो है अन्योन्य प्रेरण। यहां पर दो कुंडली ली जाती है, वहां पर एक कुंडली ली जाती थी। यहां पर दो कुंडली ली जाती है और दो कुंडली में से एक कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करती है। और जब एक कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा को बदलते हैं यानी परिवर्तन करते हैं, तो देखते हैं कि दूसरी कुंडली में खुद ब खुद विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। उसमें ना तो कोई सेल जोड़ते हैं या ना तो कोई अदर सोर्स जोड़ते हैं, फिर भी विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। तो इसका जो अरेंजमेंट है वो पहले समझते हैं कि किस तरह से अरेंजमेंट है, तो फिर आगे बातें करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमने दो कुंडली लेने वाले हैं। तो यहां पर हमने एक कुंडली लिया, एक कुंडली ये हो गई, और इसी के बगल में ये हमने दूसरा कुंडली, दो कुंडली हो गई। अब जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने वाले वो हो जाएगा प्राथमिक कुंडली, और जिसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा वो हो जाएगा यहां पर द्वितीयक कुंडली। तो यहां पर चीजें समझिए कि किसी एक को हम लोग प्राथमिक कुंडली बनाएंगे जिसमें विद्युत धारा भेज। तो सपोज कर लेते हैं सबसे पहले इसी को, इसी में हमने एक सेल लगा दिया विद्युत, है ना, इसका विद्युत वाहक बल ई है सेल का, और यहां पर हमने एक रियोस्टेट लगा दिया, करंट कंट्रोलर, जो धारा को बदलने वाला है। अब ये हो गया कि इसमें विद्युत धारा हम प्रवाहित करने वाले, और जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे वैसे ही क्या मिलेगा कि विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें फ्लक्स उत्पन्न, किस तरीके से होगा वो भी दिखाएंगे। और इस कुंडली को ऐसा ही छोड़ते हैं, लेकिन कैसे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है इसकी जानकारी कैसे मिलेगी, तो उसके लिए यहां पर इसमें क्या किया गया, एक गैल्वेनोमीटर लगा दी, एक गैल्वेनोमीटर लगा दी गई। अब देखो ये क्या हो गया, प्राथमिक कुंडली, इसको बोलेंगे प्राइमरी, और ये हो गया द्वितीयक कुंडली, इसको बोलेंगे सेकेंडरी। ठीक है, तो ये हो गया प्राथमिक, ये हो गया द्वितीयक। अब यहां पर विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, इस तरह से विद्युत धारा जा रही है, मतलब विद्युत धारा ऐसे आ रही है ऐसे। अब जैसे विद्युत धारा ऐसे आ रही है ऐसे, तो चुंबकीय क्षेत्र अक्ष के अनुदिश इधर उत्पन्न होने लगती है। इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र इसमें जो उत्पन्न हुआ वो यहीं तक सीमित नहीं है, उस कुंडली से भी गुजरने लगा कुछ। ठीक है, आप समझिए, गुजरने लगा। तो यदि विद्युत धारा यहां पर आई है, अब विद्युत धारा जो आई है वो बढ़ाते हैं,
तो बढ़ाते हैं तो इसका चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, मतलब इसमें चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा, तो डिफिनेट है कि इसमें भी चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा। अब इस कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा, ठीक है, तो खुद ब खुद क्या होगी, प्रेरित विद्युत वाहक बल होगी। और ये जो ऐसे क्या है, यहां पर जो देख रहे हैं वो एक बंद परिपथ है, तो तुरंत विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। और वो विद्युत धारा का संकेत कहां मिलता है, इस गैल्वेनोमीटर से, तुरंत इसमें डिफ्लेक्शन होने लगता है। जब विद्युत धारा बढ़ाते हैं तब, अब विद्युत धारा को घटा देते, अब विद्युत धारा जैसे घटा देते हैं तो क्या होती है, चुंबकीय फ्लक्स घटने लगता है। तो इसमें देखा जाता है कि विद्युत वाहक बल जो प्रेरित हुआ उससे जो विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है उसकी दिशा बदल चुकी है। तो धारा बढ़ाने पर विद्युत धारा की दिशा एक अलग है, और जब विद्युत धारा को कम करने लगे तो विद्युत धारा की दिशा इसमें भी बदल गया, ठीक है, क्योंकि यहां पर हमेशा उस कारण का विरोध होगा प्रेरित विद्युत वाहक बल के द्वारा जिससे वो उत्पन्न हो रहा। तो यहां पर यही कैलकुलेशन निकला कि दो कुंडली लो, दोनों कुंडली को रखो और एक कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करो, बदलती हुई विद्युत धारा, तो दूसरी कुंडली जो है ना, उसको केवल क्लोज्ड सर्किट बना दो, तो उसमें खुद ब खुद विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इसी घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। यही घटना क्या है, अन्योन्य प्रेरण है। यानी देखिए, एक कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। वहां पर होता था कि यही कुंडली है, इसी में विद्युत धारा बदलेंगे तो इसमें क्या होगा, एक नया विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगी, उसको बोला जाएगा, उस घटना को स्वप्रेरण। लेकिन यहां पर होगा अन्योन्य प्रेरण, इसलिए क्योंकि इसमें धारा बदलोगे तो इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। और यदि इस सेटअप को इसमें लगा दो और ये गैल्वेनोमीटर इसमें लगा दो तो क्या होगा, इसमें तुम परिवर्तन करते हो तो इसमें उत्पन्न होगा, इसीलिए अन्योन्य प्रेरण इसका नाम पड़ा। किसी एक में करो दूसरे में उत्पन्न होगा ही। अब देखिए, अन्योन्य प्रेरण हुई तो यहां पर अब दो बातें आएंगी, क्या क्या आएगी ये अभी आगे बताने वाले हैं, जिसका मेन मकसद है विद्युत वाहक बल जो प्रेरित हुआ उसको निकाल, ठीक है, कितना प्रेरित हुआ उसको निकाल। अब देखिए केस वन, जब प्राथमिक कुंडली या तो प्राथमिक से प्रवाहित धारा नियत, देखिए होता क्या है कि जो द्वितीयक कुंडली है, जो सेकेंडरी क्वाइल है, उस कुंडली का जो कुल फ्लक्स होगा वो प्राथमिक कुंडली से प्रवाहित होने वाली धारा के सीधा समानुपाती होगा। धारा को बढ़ा दोगे सेकेंडरी से फ्लक्स बढ़ जाएगा, धारा को कम कर देंगे तो फ्लक्स जो है से क्या हो जाएगा, द्वितीयक से फ्लक्स कम हो जाएगी। तो यहां पर चीजें ये होता है। तो यहां पर जो द्वितीयक कुंडली है उस कुंडली से जो प्रवाह मतलब जो फ्लक्स पास करेगा वो क्या होगा, विद्युत धारा आनी I1, यानी प्राथमिक कुंडली से जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी उसका सीधा समानुपाती होगा। अब देखो ये φ2 है, ये φ2 है किससे, द्वितीय कुंडली से, किसके कारण, प्राथमिक के कारण। अब देखो तो φ2 और भैरिज हटा दो, समानुपाती हटा दो, तो ये कि यहां पर कांस्टेंट लाएंगे, नियतांक लाएंगे जिसको m से सूचित करते हैं, और यहां पर हो गया Mi1। तो यहां पर द्वितीय कुंडली में जो फ्लक्स होगा वो क्या होता है, Mi1 होता है, और यहां पर जो m दिया गया है वो क्या है, इसको बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण गुणांक, यानी इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, या तो अन्योन्य प्रेरकत्व भी बोल सकते हैं, या तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक बोलते हैं, जो इन दोनों कुंडली के लिए एक नियतांक है, ठीक है, जो कितना हो गया φ2 इज इक्वल टू Mi। इसको ऐसे यहां पर लिख सकते हैं m इज इक्वल टू φ2 और बाई I1, ऐसे भी लिख सकते हैं। इससे क्या स्पष्ट हुआ कि यदि प्राथमिक कुंडली में विद्युत धारा I1 है
जो कि मान लो 1 एम्पियर है, तो द्वितीयक कुंडली से जो फ्लक्स पास करेगा वही क्या होगा, अन्योन्य प्रेरण गुणांक होगा। तो यहां पे ऐसे लिख सकते हैं, यदि I1 बराबर 1 एम्पियर तो M इज इक्वल टू 5। तो डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, यदि प्राथमिक कुंडली से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा 1 एम्पियर हो तो द्वितीयक कुंडली से जो फ्लक्स पास होता है, गुजरता है, वही क्या होता है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक होता है। डिफाइन हो गया इस तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब प्राथमिक कुंडली के माध्यम से धारा परिवर्तित हो, यानी परिवर्तित हो, तो यहां से di1 होगा बाई dt। तो इस पर तुरंत निर्भर कौन करेगा, d2 बाई dt होगा। ऐसा धारा बदलोगे फ्लक्स में परिवर्तन होगा, धारा की दर होगी फ्लक्स की दर होगी। अब आते हैं हम लोग मेन पॉइंट। मेन पॉइंट यहां पर यह है कि फैराडे जी अपने सेकेंड लॉ में बताए कि जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, प्रेरित होगा, वो फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर, फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होगा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे फैराडे के नियम से। तो फैराडे के नियम से जब चलेंगे तो देखिए, ईएमएफ ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई, फाई किसका लेंगे, सेकेंड का, सेकेंडरी का, तो d2 बाई dt। तो यहां से E इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी। फाई2 की वैल्यू पुट करेंगे, यहां पे हमने फाई2 दे रखा है mi1, तो mi1 पुट करेंगे, mi1। अब यहां पर आ जाएगा ईएमएफ E इज इक्वल टू माइनस m बाहर हो गया, और ये आ जाएगा di1 और बाई, यानी ये हो गया ईएमएफ, जिसको क्या बोलिएगा, ये ईएमएफ किसके लिए है, तो सेकेंडरी के लिए, यानी किसके लिए बोलिएगा, तो ये हो गया द्वितीयक कुंडली की बात हो गई। और ये जो di1 है बाई dt, ये किसमें है, तो प्राथमिक में। ये जो लिया जाएगा प्राथमिक कुंडली में विद्युत धारा परिवर्तन की दर ली जाएगी, और ये क्या ली जाएगी, तो सेकेंडरी कुंडली में, यानी द्वितीय कुंडली में यहां पर प्रेरित विद्युत वाहक बल ली जाएगी। अच्छा, अब यहां पर देखो, ये जो E है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m, और यहां से डेल्टा I1 बाई डेल्टा t, ऐसे भी लिख सकते हैं। और यहां पर सपोज करते हैं, यदि डेल्टा I1 बाई डेल्टा t इज इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड, यानी प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित जो विद्युत धारा है उसकी परिवर्तन दर 1 एम्पियर पर सेकेंड हो, तो यहां पर देखिए m जो होगा वो ES के बराबर हो जाएगा, माने सेकेंडरी में, यानी ये उत्पन्न जो हो रहा है वो कहां हो रहा है, सेकेंडरी में हो रहा है। ES भी लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते। तो जितना प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा वही क्या होगा, यहां पर अन्योन्य प्रेरण गुणांक होगा। यहां पर से भी डिफाइन कर सकते हैं, यानी प्रति एकांक विद्युत धारा की दर हो, परिवर्तन की दर प्रति एकांक या तो 1 एम्पियर पर सेकेंड हो प्राथमिक कुंडली में, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल को ही, या तो द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल को ही अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। अब देखो, ये तो चीजें हो गई, डिफाइन हो गया। अब इसका एसआई मात्रा देखिए, जो स्व प्रेरण गुणांक का
यूनिट होता है, डायमेंशन होता है, वही इसका भी होता है, जो मैंने पीछे लेक्चर में करवा रखा। उसका एसआई मात्रक हेनरी होती है, इसका भी एसआई मात्रक हेनरी होता है। ठीक है, और यहां पर इसका एसआई मात्रक हेनरी, जिसको यहां पर लिख सकते हो 1 हेनरी 1H। देखो इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा वोल्ट सेकेंड, ये हो गया वोल्ट सेकेंड, और बाई आई आएगा एम्पियर। यहां पर 1 हेनरी इज इक्वल टू 1 वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। या तो यहां पर लीजिएगा तो देखिए 1 हेनरी इज इक्वल टू, यहां पर कंसीडर कीजिएगा तो फ्लक्स है वेबर, तो यहां पर होगा 1 वेबर और पर एम्पियर, पर एम्पियर ऐसे होगा। ठीक है, सेम चीज आ रहा है जो आपने स्व प्रेरण में पढ़ा है। अच्छा, अब आगे बढ़ता हूं। देखिए अब आता है कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक निर्भर करता है, यानी पूछा जाएगा किन किन चीजों पर यह निर्भर करता है, तब क्या बतलाओगे। तो सबसे पहले कुंडली में फेरों की संख्या, यदि आप कुंडली में फेरों की संख्या को बढ़ा देते हैं, प्राथमिक कुंडली हो या तो द्वितीय कुंडली हो या तो दोनों कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा देते हैं, तो यहां पर अन्योन्य प्रेरण गुणांक भी बढ़ जाता है, या तो कम कर देंगे तो कम हो जाएगा। अब आता है कुंडली का आकार और आकृति। यदि कुंडली का आकार और आकृति आप बदलते हैं तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक भी बदल जाता है, मतलब इस पर निर्भर करता है। कुंडली के बीच की दूरी, कुंडली के बीच की दूरी बदलने से इसका अन्योन्य प्रेरण गुणांक पर प्रभाव पड़ता है। दूरी बढ़ाओगे तो कम जाएगा और दूरी को कम करोगे तो यहां पर बढ़ जाएगा। इसके बाद कुंडली के बीच का माध्यम, कुंडली के बीच का माध्यम बदलते हैं, ठीक है, तो उसकी अन्योन्य प्रेरण गुणांक भी बदल जाता है। माध्यम लाने से, माध्यम डालने से प्रेरण गुणांक जो है बढ़ जाता है, और माध्यम को हटा देने से कम जाता है, घट जाता है। मतलब ये आपका जो है से 4 फैक्टर है जिस पर अन्योन्य प्रेरण गुणांक निर्भर करता है। अब आगे बढ़ते हैं। दो वृत्ताकार कुंडली के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व, यानी अन्योन्य प्रेरकत्व बोलिए या तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक बोलिए, इसी को निकालना है। मतलब सिंपल में दो सकेंद्रीय एक ही समतल में दो कुंडली है वृत्ताकार, और इस कुंडली के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व निकालना है। अच्छा, तो दो कुंडली लिया, एक पहली वाली है और एक दूसरी वाली है। पहली वाली में मान लो विद्युत धारा हमने प्रवाहित किया जो I1 है। इस कुंडली में फेरों की संख्या मैंने मान रखा है N1, और जो चुपचाप रखे हुए हैं इसके केंद्र पर, इसको द्वितीयक कुंडली बोलते हैं। इसमें फेरों की संख्या N2 मैंने दे रखा है। अब क्या है कि जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं वो तो प्राथमिक कुंडली हो गया, और जिसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल दिखाने वाले हैं, जिसमें अन्योन्य प्रेरण होने वाला है, वो द्वितीयक कुंडली है। अब क्या करनी है, तो सबसे पहले यदि आप निकालना चाहते हैं यहां पर अन्योन्य प्रेरण गुणांक, तो पहले फ्लक्स चाहिए कि ये जो द्वितीयक कुंडली है उसमें फ्लक्स कितना है। एक चीज और यहां पर है कि ये जो R1 है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन R2 है। देखिए, तो सबसे पहले ये केंद्र पर क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र देगा। कौन, ये प्राथमिक कुंडली, तो ये दे दिया B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 I1 बाई 2R, यानी 2R1 हो गया ऐसा। अब यहां पर द्वितीयक कुंडली से फ्लक्स लेने वाले हैं, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स, जिसको क्या बोलिएगा φ2, φ2 इज इक्वल टू N2 लीजिए, N2 कुल फेरों की संख्या, और क्या होगा B1 डॉट, ये होगा, ये किसका लेंगे, जिससे फ्लक्स गुजर रहा है इससे लेंगे, सेकेंडरी का, तो ये 2 हो जाएगा।
तो यहां से फाई 2 इज इक्वल टू N2 रहने दीजिए, बी डॉट ए यानी डॉट प्रोडक्ट है, कॉस थीटा लगेगा। तो यहां पर ऐसे घूम रहा है विद्युत धारा, तो फील्ड बाहर की तरफ देगा यानी इसके फेस के डायरेक्शन में देगा। तो यहां पर हो जाएगा B1 A2 cos 0 डिग्री, cos 0 कितना आएगा 1 आएगा। तो यहां से फाई 2 इज इक्वल टू N2, B1 लेंगे तो B1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट होगा, N1 होगा, I1 होगा, और बाई क्या आएगा 2R1 होगा। और यहां से cos 0 क्या आएगा 1 आएगा। तो यहां पर आ गया फाई 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट N1 N2 I1 और बाई कितना आएगा 2R1 आएगा। अब यहां से फाई 2 इज इक्वल टू MI1 हो जाएगा। तो यहां से फाई 2 है तो M मुझे फाइंड करना है, तो क्या आएगा फाई 2 बाई I1। तो I1 से जब फाई 2 में डिवाइड करेंगे फाई 2 में, तो I1 कट जाएगा। और यहां पर एक चीज और रखना है, एरिया छूटते चला गया है A2, ठीक है A2, यहां भी A2 आएगा, A2 रखेंगे इसका, तो पाई R 2 का स्क्वायर रखेंगे, I1 कट जाएगा। सो M इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 होगा, N2 होगा, ठीक है, इंटू पाई R2 का स्क्वायर होगा बाई 2R1 होगा, बाई 2R1। ये हो गया। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, म्यूचुअल जो इंडक्टेंस है, यानी कह सकते हो अन्योन्य प्रेरण गुणांक है, जिसमें विद्युत धारा की कहीं भी बात इस फार्मूला में नहीं हो रही है। इसका मतलब है कि प्राथमिक कुंडली से जो प्रवाहित विद्युत धारा होगी उस पर यह निर्भर नहीं करता है, उससे यह क्या होता है स्वतंत्र होता है। हो गया ऐसा। अब आगे बढ़ते नेक्स्ट। देखिए अब है दो लंबे परिनालिका के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व यानी अन्योन्य प्रेरण गुणांक यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू लॉन्ग सोलेनोइड, यानी दो सोलेनोइड है, एक देखो फ्रेम लिए हैं सिलेंड्रिकल, उस पर दो क्वाइल मैंने रैप किया दो तरह से, एक देख रहे हैं यहां पर ब्लू कलर का है और एक ग्रीन कलर का है। तो दो क्वाइल को मैंने अरेंज किया यानी दो सोलेनोइड बनाया, इससे दोनों का एक्सिस क्या है सेम है, जिसको समाक्षीय बोल सकते हैं, कॉमन अक्ष वाला बोल सकते हैं, दे दिया। अब इसमें से क्या करनी है कि एक को प्राइमरी और एक को सेकेंडरी बोलना है, जिसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करने जा रहे हैं उसको बोलेंगे प्राइमरी। तो दोनों में से किसी में हम विद्युत धारा प्रवाहित, सपोज दैट इसमें विद्युत धारा हम प्रवाहित करते हैं, देखिए विद्युत धारा हमने प्रवाहित किया, तो ये हो गया I1 विद्युत धारा इस तरह से गई, घूम रही विद्युत धारा इधर की तरफ ऐसे ऐसे। तो ये हो गया प्राथमिक। प्राथमिक में फेरों की संख्या हमने क्या दे रखा है N1, तो इसका नाम पड़ गया यहां पर प्राथमिक। क्या हो गया प्राथमिक। और ये जो है इसमें फेरों की संख्या N2 दे दिया मैंने, जो क्या हो गया द्वितीयक हो गया, तो इसका नाम रख दिए द्वितीयक। समझ में आ रहा है, हाँ। तो ये हो गया द्वितीयक। जिसमें विद्युत धारा भेजा वो प्राइमरी, जिसमें फेरों की संख्या मान लिया मैंने N1। दूसरी कुंडली
दूसरा सोलेनोइड, दूसरा परिनालिका जिसमें कुछ काम नहीं कर रहे हैं, खाली लगाए हुए हैं, उसका नाम पड़ गया द्वितीयक। इसमें फेरों की संख्या क्या हो गया, N2। ठीक है, अब देखिए इसकी लंबाई ले लेता हूं, इसकी लंबाई L है। चलिए ठीक है, अब जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी इस तरीके से, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर की तरफ हो गया ऐसा, और यहां से ऐसे। अब क्या होने लगा कि फ्लक्स गुजरने लगा, तो फ्लक्स जो गुजरेगा वो किसमें कंसीडर करेंगे, जो सेकेंडरी है उसमें कंसीडर, यानी द्वितीयक कुंडली में कंसीडर। तो ये निकालेंगे कैसे, तो सपोज कर लो कि इसकी जो क्षेत्रफल है इस क्रॉस सेक्शनल एरिया की, ठीक है, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया की जो क्षेत्रफल है वो A है। ठीक है, तो सबसे पहले इस अक्ष के अनुदिश जो चुंबकीय क्षेत्र होगी उसको निकालें। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कौन कर रहा है, ये प्राथमिक कुंडली में जो प्रवाहित विद्युत धारा है वो उत्पन्न कर रहा है। तो यहां पर B1 निकाल लेता हूं, B1 म्यू नॉट N1, और ये क्या होगा, I1 होगा। N1 की यदि बात होती है तो N1 इज इक्वल टू N1 बाई L, टोटल फेरों की संख्या बाई लेंथ, प्रति एकांक लंबाई में निकल चुका है। अब क्या करनी है, फ्लक्स निकालनी, किससे, द्वितीयक कुंडली से। तो द्वितीयक कुंडली से जो फ्लक्स गुजरेगी वो φ2 होगा, जो N2 और ये B1 और डॉट A2 इसलिए मैंने नहीं दिया कि दोनों के लिए जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो A मान रखे। ठीक है, ऐसा होगा। तो इसकी फेस बाहर की तरफ, चुंबकीय क्षेत्र भी बाहर की तरफ, यानी 0 डिग्री, यानी N2 और B1 ले लो तो B1 म्यू नॉट, और नहीं तो ऐसा पहले लिख लेता हूं, B1 A cos 0 डिग्री होगा। अब देखो N2 लूंगा, B1 के प्लेस पे म्यू नॉट N1 का वैल्यू हो गया, और ये क्या लेंगे, I1 इंटू क्षेत्रफल, हो गया ऐसा। अब यहां पर समझता हूं आगे की तरफ। देखिए फ्लक्स तो मुझे निकल चुका है, तो यहां पर मुझे M चाहिए। M इज इक्वल टू क्या होगा, φ2 बाई I1। अब I1 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। ठीक है, टोटल फ्लक्स I1 तो कट जाएगा और यहां से आ जाएगा, सो M इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 रहेगा, N2 रहेगा, A रहेगा, और बाई L रहेगा। यही तो है, इसमें भी कहीं भी विद्युत धारा नहीं आ रहा है, यानी विद्युत धारा से क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां पे ये चीजें तो आ गई। इसके बाद यदि इस सोलेनोइड के अंदर हम क्या करते हैं, यहां पर कोई माध्यम डाल देते हैं, माध्यम डालने से M इज इक्वल टू म्यू नॉट, म्यू आर मल्टीपल हो जाएगा, आपेक्षिक जो चुंबकशीलता है वो गुना हो जाएगा, और ये क्या आएगा, N1 आएगा, N2 आएगा, A आएगा, और बाई क्या आएगा, तो L आएगा। तो ये यानी क्या हो गया, यदि म्यू आर आ गया मतलब इंक्रीज कर दिया, और वो भी यदि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आ गया, लौह चुंबकीय, जैसे आयरन आ गया, लोहा की जो आपेक्षिक चुंबकशीलता होती है वो बहुत बहुत अधिक होती है। इसका मतलब है उसको डालने से इसकी जो अन्योन्य प्रेरण गुणांक होगा कुंडली के बीच वो बहुत बढ़ जाएगा। यानी याद रखें, लौह चुंबकीय पदार्थ डालने से, इसके अंदर डालने से अन्योन्य प्रेरण गुणांक बढ़ता ही नहीं है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है,
ये चीजें हो गई, तो फॉर्मूला हो गया, ये सब बातें हो गई। अब देखो आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब इसमें आता है एक सवाल, एक परिनालिका के 0.3 मीटर की लंबाई में, यानी लंबाई दे रखा है, तो लंबाई गिवन वैल्यू है एल। जब सॉल्व करेंगे, एल की वैल्यू दे रखा है 0.3 मीटर, लंबाई में फेरों की संख्या, यानी पहली बार है, पहली वाली है, तो n1 है जो 2000 यानी 2000, 2 गुने 10 पर पावर 3 लिख दो। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इतना, यानी एरिया ए, यानी 1.2 इंटू 10 टू दी पावर -3, और ये हो गया मीटर स्क्वायर। ये चीजें हो गई। अब बोला इसके केंद्रीय खंड के आसपास 300 फेरा का एक कुंडली बारीकी से रखा गया, यानी n2 300 हो गया, जिसको हम चाहें तो लिख सकते हैं 3 इंटू 10 टू दी पावर, बारीकी से रखा। यदि 2 एम्पियर का प्रारंभिक धारा इतना सेकेंड में उल्टा है, माने उल्टा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, तो कॉइल में प्रेरित ईएमएफ को निकालें। तो देखिए सबसे पहले I1 लूंगा, I1 जो है वो 2 एम्पियर का है, बट रिवर्स होगा तो I2 हो जाएगा -2 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, मुझे निकालना है ईएमएफ, तो ईएमएफ इज इक्वल टू -m डेल्टा I1, मैंने डेल्टा आई लूंगा प्राइमरी में, और बाई डेल्टा टी लिखूंगा, यही तो है। तो यहां पर एम चाहिए, एम मालूम ही नहीं, तो सबसे पहले एम निकालो। एम अभी मैंने बताया म्यू नोट n1 होगा, n2 होगा, ए होगा, बाई एल होगा। सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। म्यू नोट का वैल्यू 4 पाई 10 टू दी पावर -7 इंटू n1 की वैल्यू दे रखे हैं 2 इंटू 10 टू दी पावर 3 इंटू हो गया 3 इंटू 10 टू दी पावर 2 हो गया। फिर क्या है, n1 इंटू हो गया ए का वैल्यू 1.2 इंटू 10 टू दी पावर -3 होगा, और बाई एल का वैल्यू कितना आएगा 0.3 हो जाएगा। कैंसिल कर दीजिए, इसको कैंसिल कर दीजिए, तो ये आएगा 4। ठीक है, अब देखिए यहां पर 4 चौके 16, अब पाई का वैल्यू 3.14, जो लगभग मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 50। ठीक है, और 2 इंटू 3 तो ये हो जाएगा 6, और इंटू हो गया ऐसा। अब देखिए 10 टू दी पावर 3 और -3 कट जाएगा। ओके, तो कितना होगा 10 टू दी पावर 2 और 10 टू दी पावर यहां पर हो जाएगा, ठीक है, -7 है और 2 है, तो 5 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 300, दो को और खत्म कर दी, 3 इंटू 10 टू दी पावर -3 आ जाएगा हेनरी, यानी एम निकल गया। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस या तो बोल सकते हो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, यानी अननोन या प्रेरण गुणांक निकल गया 3 इंटू 10 टू दी पावर -3। बट मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए ईएमएफ। ईएमएफ निकालने के लिए इतना प्रोसेस करना, ठीक है, तो ईएमएफ इज इक्वल टू एम, माइनस में है एम का वैल्यू 3 इंटू 10 टू दी पावर -3, 3 इंटू 10 टू दी पावर -3। अब क्या होगा यहां से लिखोगे, देखिए डेल्टा आई मतलब I2 माइनस I1, I2 कितना है -2, और फिर I1 माइनस करो तो -2 बाई डेल्टा टी, तो डेल्टा टी की वैल्यू लगा दो,
तो डेल्टा टी कितना है, यहां पे देखिए 0.25, 0.25 हो गया ऐसा। अब देखो यहां पर लिखूंगा -3 इंटू 10⁻³ इंटू -4 लिखूंगा, ओके, बाई 0.25 लिखूंगा। हो गया ऐसा। अब देखिए यहां पर कैलकुलेट करूंगा जब, तो ऐसा है, यहां से पॉइंट हटा दूं तो ऊपर जाएगा डबल 10⁻², तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 4 तिया 12 बाई 25 गुने 10 पे पावर कितना बचेगा। अब देखिए, और नहीं तो ऐसा कर सकते हैं, सुनिए एक चीज और उपाय लगा सकते हैं, यहां पर ये जो 25 है इसी को पॉइंट हटा के कट कर दीजिए, ठीक है, कट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, काटिएगा तो 25 चौका 100, 4 चौके 16, 16 तिया 48, पॉइंट हटा दीजिए, कट जाएगा, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो गया, 16 और 16 तिया 48 और 10⁻³ ये हो गया वोल्ट, यानी इसको लिख सकते हैं EMF इज इक्वल टू 48 मिली वोल्ट। यही आंसर आ गया। ओके, तो ये सवाल सॉल्व होती है और इसी के साथ म्यूचुअल इंडक्शन का क्लास भी लास्ट होता है।